भीमा कोरेगांव की जयंती पर जो हिंसा हुई थी उसे अभी 1 साल भी नहीं बीता है, लेकिन दलित और आदिवासियों के बीच और उनके लिए काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच फिर से एक डर को बैठा दिया गया है। ये डर कल हुई उस गिरफ्तारी के बाद और बढ़ गया है, जिसमें देश भर में दलित और आदिवासियों के लिए काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है। इसी गिरफ्तारी को लेकर आज हम बात करेंगे जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता तीसा सेतलवाड़ से। तीसा सेतलवाड़ माइनॉरिटीज़ की आवाज़ बन के गुजरात और देश भर में काम करती रही हैं और अधिकारियों के जो अधिकारों के ख़िलाफ़ जो सरकार का रवैया रहता है उसके लिए भी आवाज़ उठाती रही हैं। आपने गुजरात में इतने साल लगातार काम किया है और वहाँ भी इस तरह की गिरफ्तारियाँ होती रही हैं, और इसी तरह से अब जो जोड़ी एक समय गुजरात में थी वही आज देश में है, दिल्ली में बैठी हुई है, और इसी तरह से अब पूरे देश में ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो जिस गुजरात मॉडल की बात की गई थी वो डेवलपमेंट का था, लेकिन जो हम देख रहे हैं ये वो डर का गुजरात मॉडल है जो जिसके लिए पहले गुजरात माना जाता था। सवाल छोटा रखिए। हमें ये कहना है कि भीमा कोरेगांव की हिंसा को लेकर जो जिस तरह की गिरफ्तारी हो रही है, जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर और पहले जनवरी को ये 31 दिसंबर को पूना में एक सभा हुई थी जहाँ पे जस्टिस सावंत जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, कोलसे पाटिल जी भी थे, उनके मौजूदगी में एक सभा होती है पूना शहर में, और उसको लेकर पूना पुलिस कहती है कि भड़काऊ भाषण हुए। इस तरह की मतलब गैर जिम्मेदारी की बात पूना पुलिस करती है। फिर 1 जनवरी को जो हिंसा भड़कती है भीमा कोरेगांव में, ये आपको साफ जो लोगों को याद दिलाना चाहिए कि जिस तरह की हिंसा वहाँ पे भड़कती है, पुलिस की तादाद बहुत कम होती है वहाँ पे। 5 लाख के ऊपर वहाँ पे हमारे दलित भाई बहन ऐतिहासिक एक मोड सेलिब्रेट करना, कमेमोरेट करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका महार रेजिमेंट ने ब्रिटिश हुकूमत में रहते हुए पेशवाई के ऊपर एक हमला किया था और जीत भी पाई थी। ये ऐतिहासिक मौका है, हर साल मनाया जाता है, ये साल 200 साल मनाया जा रहा था। पुलिस वहाँ पे मौजूद नहीं रहती है। वहाँ पे जो हमारे दलित भाई बहन वहाँ पे होते हैं उनके ऊपर जो मारपीट और हमला होता है वो भगवाई हिंदुत्ववादी ताकतों की तरफ से होती है। इसके वीडियोस भी हैं। आज भी मतलब भड़कान और हिंसा करने वाले जिन्होंने एग्रेसिवली काम शुरू किया था उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद बंद बुलाया जाता है, बम्बई और महाराष्ट्र में प्रकाश भाव अम्बेडकर बुलाते हैं वगैरह वगैरह, और कुछ हिस्से में थोड़ा बहुत आमातानी होती है। उसमें एक पूरा हवा बनाई जाती है कि दलित इस तरह है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, और 3 या 4 हज़ार FIR गलत फाइल होते हैं हमारे दलित एक्टिविस्ट के खिलाफ, सामान्य दलित के खिलाफ। ये पूरी कार्रवाई का एक हिस्सा है। उसके बाद पूरा डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उनके कारनामे में, उनके भड़काऊ भाषण में, इंस्टिगेट करने में बहुत सारा एविडेंस है पूना पुलिस के पास, मगर कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद चलते पूरा मामला डाइवर्ट करने के लिए कई टेलीविज़न चैनल का इस्तेमाल करके कुछ लेटरें मिलते हैं। लेटर मिल के पहले अंग, ये आज जो कल हुआ उसकी पहली एक कड़ी अंग थी जून 7 तारीख को, जब प्रोफेसर शोमा सेन और एडवोकेट सुधीर दवले वगैरह को गिरफ्तार किया गया महाराष्ट्र से। तब भी आवाज़ उठी थी लोगों की, और वो हादसा को लेकर, मतलब वो गलत गैर कानूनी गिरफ्तारियों को लेकर 7 सितंबर को 3 महीने होने जा रहे हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि UAPA के जो कड़वे बहुत तीखे सेक्शंस लगाए गए हैं सबके खिलाफ, जून 7 को भी और आज कल भी, उसको लेकर 3 महीने किसी को बेल नहीं मिल सकता। 3 महीने बेल भी नहीं मिल सकता, और 3 महीने में चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है पुलिस को। चार्जशीट नहीं फाइल करने के कारण शायद पुलिस ने ये धनाई तमाशा कल मचाया देश भर में, और सुधा भारद्वाज जैसे जाने मानी वकील, गौतम नवलखा जैसे लेखक, हाँ, वर्नन गोंसाल्विस, अरुण फरेरा जैसे कार्यकर्ता जो मतलब और वकील जो मतलब पहले भी गिरफ्तार होके फिर छूट पाए हैं 5 साल के बाद, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होती है। वरवरा राव जो 80 साल के ऊपर है, उनके दामाद प्रोफेसर सत्यनारायण जी, उनकी एकेडमिक दुनिया में जान पहचान है, और डर है कि बाकी भी लोग जैसे प्रोफेसर आनंद तेलतुंबे है, फादर स्टैन स्वामी जो झारखंड में काम करते हैं, वो सबको भी आगे वाली महीनों में कुछ भी हो सकता है। पुलिस ने अपना हाथ तो दिखा दिया है। तो
तो कल से आज तक जिस तरह पुलिस ने अपना काम किया है वो एक तरह से गैर कानूनी भी कहा जा सकता है, क्योंकि मराठी में एक पंचनामा जो जिनके पास आप जाते हैं वहाँ पे ठीक ठाक वारंट भी नहीं था। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये सवाल पेश किया गौतम नवलखा के पिटीशन में। और आज 3:45 बजे प्रोफेसर रोमिला थापर, प्रोफेसर देवकी जैन, प्रोफेसर प्रभात पटनायक, प्रोफेसर सतीश देशपांडे के नाम से एक याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो ये सब अटकों को लेकर, सब अरेस्ट को लेकर, सब गिरफ्तारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक हाई लेवल इंटरवेंशन मांग रही है, क्योंकि the rule of law is being broken in this country and the Supreme Court is being approached by prominent citizens. मैम, संभाजी भिड़े जो हैं उसे प्रधानमंत्री मोदी खुद अपना राजनीतिक गुरु बता चुके हैं, और इस मामले में जैसे सबने देखा था कि पहले उन्हीं की गिरफ्तारी हुई थी और सबूत भी कई तरह उनकी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन अचानक उनको छोड़ दिया जाता है और ये सारे सामाजिक कार्यकर्ता जो है इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो क्या इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी इसीलिए हो रही है जो पीएम मोदी के करीबी हैं उनकी तरफ से लोगों का ध्यान हट जाए और सारा ध्यान इधर चला जाए और नक्सलवाद की तरफ चला जाए? देखिए, ये सवाल जो आप कर रहे हैं ना, आप जाके पूना पुलिस को कर लीजिए और प्रधानमंत्री जी को कर लीजिए। मैं इतना जानती हूँ कि गए 3 महीने में जिस तरह कर्नाटक पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने साथ में मिलके गौरी लंकेश, MM कालबुर्गी, दाभोलकर और पानसारे के हत्या के बारे में जिस तरह की एविडेंस पेश किए कोर्ट में, और वो सामने है, सबके सामने, हम मानते हैं और हमने कल स्टेटमेंट भी इश्यू किया है कि ये गिरफ्तारी जो है वो इन्वेस्टिगेशन से डाइवर्ट करने की एक कोशिश है। कि आप एक तरफ से सनातन संस्था और बाकी जो ऐसे संगठन हैं जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ATS महाराष्ट्र कह रही है, SIT कर्नाटक कह रही है कि उनका हाथ था गौरी लंकेश की हत्या में, MM कालबुर्गी की हत्या में, और शायद पंसारे जी और दाभोलकर जी के हत्या में भी कनेक्शन है, ऐसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कह रही है। इनके हेडलाइंस बन चुके थे, हर जगह अखबारों में छपने लगा था, और हमें लगता है वो इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा तमाशा वही पूना पुलिस रच रही है। जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं उन पे ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि ये लोग प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की कोशिश कर रहे थे, और इसी तरह के आरोप गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त एनकाउंटरों को लेके ये कारण दिए गए थे कि जो एनकाउंटर हुए वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए आए थे। तो क्या उस समय जो चीज़ें गुजरात में हो रही थी उन्हें आज पूरे देश भर में करा जा रहा है? और उस समय जब गुजरात में ये होता था तो चुनावों के करीब आने पर होता था, और अगले साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन है, तो क्या ये सब एक तरह की सिंपत्ति पाने का राजनीतिक तरीका है? देखिए, ये सरकार किस हद तक गिर सकती है और किस हद तक क्या राजनीतिक चाल चला सकती है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस ने आज स्टेटमेंट दे दिया है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो प्रधानमंत्री के जान के ऊपर कोई प्लॉट, उनका कोई संबंध नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ, महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र की हुकूमत कह रही है। तो आप एक तरफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एक बात कह रही है, दूसरी तरफ उनके ट्रोल आर्मी और सोशल मीडिया की जो बातें चलाने की कोशिश, RSS वगैरह के पूरे विंग की रूमर मॉन्गरिंग की बहुत भयानक एक ताकत है। हमें अभी भी याद है कि 2016 की जनवरी में जब वही हैदराबाद पुलिस जो कल उन्होंने इतना हादसा किया, वरवरा राव और सत्यनारायण, शर्म आनी चाहिए तेलंगाना पुलिस को, इन्होंने जिस तरह पूना पुलिस को बिना कोई तरीके से अरेस्ट करने की कोशिश की, वही हैदराबाद पुलिस ने रोहित वेमुला के मामले में कोई कार्रवाई होने नहीं दी वाइस चांसलर अप्पा राव के खिलाफ। वही हैदराबाद पुलिस जो तेलंगाना सरकार की पुलिस है, उन्होंने 3 प्रोफेसर, आपको मीडिया की मतलब याददाश्त कम होती है कभी कभी, इसलिए मैं याद दिला रही हूँ कि 22 मार्च को जिस तरह पूरा हिंसा उन्होंने बरसा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे, वो भी एक ये 4.5 साल की एक काहिक इतिहास है कि यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह करना। उसके 1 महीने बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कन्हैया कुमार से लेके उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य के नाम लेकर जिस तरह एक पूरा मिलिटराइजेशन की कोशिश और उनकी बदनामी की कोशिश कि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग है या जो भी है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि फांसीवाद ताकतें जो आज ये देश पे राज कर रही है वो किसी भी हद तक जा सकती है किसी को मलाइन करने के लिए। हम भी खुद एक विक्टिम बन चुके हैं
बिना कोई सबूत, बिना कोई कारण मैलाइन करना, और उन्हीं के स्पोक्स पर्सन्स जो रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स हैं, जिसपे बड़े बड़े चैनल्स उनको बहुत वक्त देते हैं, न्यूज़ार होता है, बिना कोई सबूत पे लोगों के चरित्र पे कीचड़ उतारना, ये तो फांसीवाद ताकतों की बुनियादी स्ट्रेटजी। जिस तरह से जेएनयू में जो फरवरी 2016 में हुआ और उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग है वगैरह वगैरह, और फिर हम देखते हैं कि उमर खालिद पर हमला होता है और अब ये गिरफ्तारियाँ, और इन लोगों के खिलाफ जैसा आपने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री की हत्या से रिलेटेड कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर ये चलाया जा रहा है कि उन्हीं की हत्या की तैयारी ये सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे थे। तो क्या अगर ये छूट भी जाते हैं और उनके पास उसके बाद अगर इन पर कोई हमला होता है, तो क्या इसकी जिम्मेदार बीजेपी के प्रवक्ता और वो लोग होंगे जो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं? और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या आपको भी ये डर है कि आप पर भी इस तरह का हमला हो सकता है उस दुष्प्रचार की वजह से? मेरे साथ तो हर वक्त हो सकता है। बनारस में काशी विद्यापीठ में मैं एक वर्कशॉप करने जाती हूँ फरवरी महीने में, और वहाँ पे बस एक रात पहले जब डाल जाता है कि तीसरा सेटलमेंट फेक न्यूज़ और गलत प्रचार के लिए मीडिया वर्कशॉप करने वाली, पूरा परमिशन था काशी विद्यापीठ से, और उसके बाद एबीवीपी एक्शन कर लेती है और बनारस की पुलिस इस तरह हमारे ऊपर हमला करती है कि मतलब ये देश में कानून व्यवस्था है या नहीं है। आज सुबह से, कल रात से चर्चा चल रही थी कि क्या एक तरह की इमरजेंसी, दोबारा एक इमरजेंसी का माहौल हम देख रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इमरजेंसी में भी हम लोग काफ़ी एक्टिव थे, हालांकि हमारी उम्र 16-17 की थी। हम लोगों ने बहुत ही स्ट्रगल करके जनता पार्टी के लिए 1977 इलेक्शंस में कैंपेन भी किया, मगर एक चीज़ इमरजेंसी में नहीं, दो चीज़ें नहीं थी। एक कि एक फांसीवाद ताकत जो दिन रात काम करे लोगों के बीच, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनेक अंग हैं जो झूठ को सच बनाने का काम रात दिन करती है, वो एक। और दूसरी बात, सरासर दिन रात में इस तरह की लिंचिंग, लोगों को सरासर मारना, पीटना, जान से मार डालना, जैसे पेलुकान, जुन्नैद, एखलाक, ऊना, वैसे तो इमरजेंसी में नहीं होता था। तो एक तरह से हम एक बहुत भयानक स्थिति भारत में आज पा रहे हैं, और मैं मानती हूँ ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इलेक्शन से ये जुड़ा हुआ मामला है। सुधा भारद्वाज, मैं कहना चाहूँगी कि उनका जो काम है वो छत्तीसगढ़ के हर इलाके में इंसान जानता है कि वहाँ पे जब गरीब आदिवासी महिला और बच्चे और उनके खिलाफ जब कोई भी केस लड़ना चाहता है तो सुधा भारद्वाज का नाम पहले आता है। शंकर नियोगी की हत्या से लेकर कामगारों का मामला को लेकर कॉरपोरेट लूट को लेकर, जहाँ पे पूरा ज़मीन, जंगल, मिनरल्स कॉरपोरेटों के हाथ में देना जा रहा है, तो आंदोलन चलाने का काम सुधा भारद्वाज ने आगेवानी से किया है। उसी तरह गौतम लवलखा के लेख, उनके पॉलिटिकल व्यूज़ ये सरकार के क्रिटिकल थे। वरावरा राव को मुझे लगता है कि कोई आंध्र प्रदेश में ऐसा बच्चा नहीं होगा जो उनके सोच विचार से नहीं प्रभावित होता है। और जैसे प्रोफेसर सत्यनारायण ने खुद कहा है कि 5 मिनट में उन्होंने मेरे पूरे एकेडमिक करियर को ख़त्म करने की कोशिश की। और इस वक्त मैं नज़र भी दौड़ाना चाहूँगी शोमा सेन की तरफ, जो जून 7 से नागपुर के जेल में है, और उनको भी इसी पूरे कारनामे में गिरफ्तार किया गया है। मुझे लगता है ये एक बहुत ही एक अनोखी और कड़वी एक घड़ी है ये देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए, ये देश के कोर्ट्स के लिए, हायर कोर्ट्स के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। क्योंकि हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो है इज़ द लास्ट बैस्टियन, मतलब वो आखिरी एक चॉइस होता है इंसान के लिए जब और कोई मतलब उम्मीद की किरण नहीं रहती। और मैं मानती हूँ कि आज हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हमारे हाई कोर्ट्स की तरफ हर भारत हिंदुस्तानी की आंखें है कि क्या आज ये देश में कानून व्यवस्था कायम बनाने का काम हमारे हायर कोर्ट्स कर पाएंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। मैम, जिस तरह सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, तो इस तरह के सामाजिक कार्यकर्ताओं पर पहले उग्र हिंदुवादी संगठन किसी न किसी तरह का आरोप लगाते रहे हैं और उन पर भी आरोप लगता रहा है कि इस तरह के कार्यकर्ताओं की हत्या में उनका हाथ है। अब वो ना करके सीधा सरकार इनकी गिरफ्तारी कर रही है। पहले ये होता था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार के पास जाया जाता था इंसाफ के लिए,
लेकिन अब सरकार सीधा ये कर रही है, और आपने जैसा कहा कि अब हमारी जो आंखें हैं वो सिर्फ कोर्ट पर हैं, जुडिशरी पर हैं। तो क्या आप मानती हैं कि देश में इंसाफ के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और न्याय व्यवस्था एक आखिरी दरवाज़ा रह गया है जिसको खटखटाया जा सकता है? नहीं, इमीडिएट जो मौका है, मैं मानती हूँ कि कोर्ट की तरफ आंखें हैं और कोर्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मगर साथ साथ मैं मानती हूँ कि विपक्ष, पॉलिटिकल ऑपोजिशन, पीपल्स मूवमेंट्स, सामाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग सामाजिक संगठन के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई है। मुझे अभी भी याद है कि अभी मेरे खिलाफ 14 बार एंटिसिपेटरी बेल की, मैंने 14 बार मुझे लेना पड़ रहा है। मैं कोर्ट के लिए एंटिसिपेटरी बेल के लिए भाग रही थी जब हमारे दोस्त विनायक सेन को गिरफ्तार करके उनको कन्विक्ट किया गया। तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे के लिए नहीं खड़े रहें, चाहे कितने भी हमारे ऊपर कुछ भी बरसा जाए, हमें एक दूसरे को, अलग अलग स्ट्रगल्स को एक साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। और राजनीतिक जो विपक्ष है, आज उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप हमें कह रहे हैं, आप हमें इशारा सबकी तरफ दे रही हूँ, एक पार्टी के लिए नहीं, आप हमें कह रहे हैं कि ये देश कैसे बर्बाद हुआ, कहाँ बर्बाद हुआ। जब आप जाएंगे 3-4 राज्यों में, ये साल में इलेक्शंस है, आप जाएंगे वोट मांगने के लिए, अगले साल में आप जाएंगे लोकसभा में। हम भी चाहते हैं कि ये सरकार हटे, मगर आपको इस वक्त पर, इस मोड पे आपको ये दिखाना पड़ेगा कि अगर अन्याय होता है सामाजिक कार्यकर्ताओं को के ऊपर, अगर मानव अधिकार के लिए लड़ने वाले वकीलों के ऊपर, मतलब जैसे इंदिरा जयसिंह ने कल कहा कि इस तरह के वकीलों को आप गिरफ्तार करेंगे तो फिर लोगों को आवाज़ उठाने के लिए कोर्ट में कौन खड़ा रहेगा। और जो आपका सवाल था, मैं आप एक ही लाइन कह के छोड़ दूंगी कि टुडे द फ्रिंज हैज़ बिकम द मेन स्ट्रीम। द फ्रिंज हैज़ बिकम द मेन स्ट्रीम। आप मुझे मदद कीजिए कि हिंदी में मैं कैसे कहूँ। फ्रिंज हैज़ बिकम द मेन स्ट्रीम। जो एक्सट्रीम ताकतें जो थी, जिसको हम कहते थे कि वो नहीं, उग्र मतलब एक्सट्रीम होता है। फ्रिंज के लिए क्या कहेंगे कि जो समाज का एक तबका रहता था वो आज राजनीतिक कंट्रोल कर रहा है, वो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है। आज हमारे देश में मिनिस्टर्स, ये सरकार के मिनिस्टर्स जाके लिंचिंग में जो अक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, उनको जाके हार पहनाते हैं। और ये काम सबसे पहले गोधरा में हुआ था 2003 में, कि जो आरोपी थे जनसंहार के, उनको भी वहाँ की राजनीतिक ताकतों ने बधाई दी थी। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने कहा था कि हम आपके केस लड़ेंगे। उनके मेंबरशिप के एडवोकेट्स को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया था नरेंद्र मोदी की सरकार में, गुजरात में। इस तरह का सबवर्जन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस हमने गुजरात में बहुत ही करीबी से पाया है। और हम मानते हैं कि डर है कि सारे हिंदुस्तान में इस तरह का सबवर्जन हो सकता है। ये वक्त नहीं है कि कोई चुप रहे या कोई डर के रहे। हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा और संजीदगी से, अहिंसक तौर से ये ताकतों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो फिर से हमारी बातचीत उसी मोड़ पर आ गई है कि ये गिरफ्तारी और इस तरह के जो बताया कि गुजरात में भी जब 2000 दंगों के आरोपियों को इसी तरह की मालाएं पहनाई गई थी, उनको आश्वासन दिया गया था सरकार की तरफ से कि सरकार उनके लिए खड़ी हुई है। और अब देश में भी ये हो रहा है कि मिनिस्टर जाते हैं, लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाते हैं। तो मैम, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने गुजरात में कितना लंबा समय बिताया है, आपने गुजरात में किस तरह से इन सब चीज़ों को फेस किया, किस तरह से इस डर का सामना किया, और यही डर अब पूरे देश में है। तो क्या आप बताएंगे कि गुजरात में जो हो रहा था वो कैसे हो रहा था, और उसी तरह की किस तरह की आप ये छाप आपको पूरे देश में दिख रही है? देखिए, गुजरात में 2002 से लेकर आज तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हमारे केसेस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, एक केस ट्रायल कोर्ट में भी चल रहा है। और चूंकि हमने ये 15, 16, 17 साल लगातार कानूनी लड़ाई लड़ी, तो हमने और हमारे संगठन ने भुगतना भी पड़ा। हमारे खिलाफ 14 फॉल्स केसेस हैं। मुझे 14 बार एंटिसिपेटरी बेल लेना पड़ रहा है। और हर वक्त मुझे लगता है कि देश की मानवाधिकार ताकतों ने हमारा साथ दिया, आवाज़ उठाई हमारे लिए। 2015 में जब गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, तब भी हमारे साथियों ने हमारे साथ खड़ा रह के बहुत हमें सपोर्ट दिया। सीबीआई हमारे घर पे रेड करती है, हमारे ऑफिस पे रेड करती है, इसी तरह जिस तरह कल हुआ। और मैं यही कहती हूँ कि जब इनकम टैक्स के रेड होते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के घर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रेड होते थे, आज तो वो भी नहीं है। आज तो अगर चिदम्बरम साहब के घर पे रेड होता है तो प्रेस को पहले खबर दी जाती है।
मगर पहले के ज़माने में जब इनकम टैक्स रेड होते थे तो बड़े खामोशी से कॉन्फिडेंशियल मामला होता था, बाद में इनकम टैक्स एक छोटा सा ये करता। अब ये मान के चलिए कि रेड करना, किसी के घर में रेड करना, किसी को आरोपी बनाना सामान्य मध्यम वर्गीय के लिए बहुत बड़ा अपमान होता है। प्रोफेसर सत्यनारायण ने जब कहा कि 5 मिनट में उन्होंने मेरी पूरी एकेडमिक ज़िंदगी पे एक थप्पा लगाया, तो आम मध्यम वर्गीय यही सोचता है। मगर मैं तो कहती हूँ कि अभी वही ज़माना है जो ब्रिटिशों के खिलाफ होता था। तब गांधी जी और लोकमान्य तिलक और मौलाना आज़ाद कहते थे कि जितने भी गलत केसेस आपके ऊपर हो वो आप वेयर देम एज अ बैज ऑफ ऑनर, क्योंकि अगर एक ऐसी सरकार जिसका कोई हक नहीं है वहाँ पे इस तरह की राजनीति करने की, अगर गलत केस आपके ऊपर डाल रही है तो वो केस के थप्पा को लेकर कोई आपको अपमानित फील होने की ज़रूरत नहीं है। आप मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं और आप अगर ये काम करेंगे और डट के करेंगे जैसे हमने किया, 172 लोगों को सज़ा पहुंचाने का काम सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने किया। उसमें 124 लोगों को हमने उम्र कैद की सज़ा पहुंचाई। हमने कभी डेथ पेनल्टी की मांग, जैसे चीख चीख के वही टेलीविज़न चैनल्स मांगते हैं जो आज ये पूरे सरकार के साथ दे रहे हैं, हम नहीं मानते कि बदलाव की राजनीति से समाज बदलेगा। हम मानते हैं कि एक प्रायश्चित से समाज बदल सकता है। वी बिलीव इन रिफॉर्मेटिव जस्टिस, नॉट रेट्रिब्यूटिव जस्टिस। तो कभी कभी हम हाथ जोड़ के, मीडिया के सामने भी हम हाथ जोड़ते हैं, आपके सामने भी हाथ जोड़ते हैं कि ये सब मामलों को आप नज़रअंदाज मत कीजिए, मानवाधिकार के मामलों को नज़रअंदाज न कीजिए, किसान और कामगारों के मामलों को नज़रअंदाज मत कीजिए। और जब इस तरह राजनीतिक ताकतें मानवाधिकार का उल्लंघन करती इतने बड़े पैमाने पे अपनी पूरी बल और ताकत के साथ, तो मीडिया को सबसे पहले ये आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मीडिया अपने आप को एक 4th एस्टेट का लेबल लेके बड़े फ़क्र से घूमती है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत की मीडिया वापस वही दिन वापस लाएंगी जो कई 4 साढ़े 4 से सारा रास्ता भूल गई है। आपने बात की नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, जो गुजरात में हिंदुत्व हीरो माने जाते थे, और फिर 2014 का इलेक्शन आता है और डेवलपमेंट का एक जादू की छड़ी दिखती है, गुजरात मॉडल को दिखाया जाता है। 4 साल बीत जाते हैं, डेवलपमेंट के नाम पर देश में कुछ खास नहीं होता है। आम मध्य वर्ग अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं कर रहा है, और इसी बीच दोबारा से फिर से हिंदुत्व की राजनीति बढ़ती है, पूरे देश भर में लिंचिंग होती है। तो क्या आपको लगता है कि इस चीज़ की शुरुआत हिंदुत्व की राजनीति से ही हुई थी? बीच में डेवलपमेंट आया कि वो फेल हुआ या पास हुआ और फिर से हम हिंदुत्व पर ही पहुंच गए? तो क्या भारतीय जनता पार्टी की एक मेन स्ट्रीम लाइन यही है, जो बीच में डेवलपमेंट आया था वो सिर्फ एक बहकावा था? देखिए, आपको शायद लगा होगा कि बीच में डेवलपमेंट आ गया, हमें तो ऐसी कोई गलतफहमी थी नहीं। 2011 में मेरा जवाब थोड़ा लंबा ही होता है क्योंकि हमको बताना पड़ता है, मगर 2011 में यही दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, JNU मुझे पता है कि ये रेजीम के लिए बड़ा बदनाम एक इंस्टीट्यूशन है, मगर हम JNU पे बड़ा फ़क्र करते हैं। JNU के एक प्रोफेसर अतुल सूद है नाम, आप ज़रा गूगल करके उनकी किताब देख लीजिए, पॉवर्टी अमिड्स्ट प्लेंटी, मतलब बहुत सारे पैसे के बीच में गरीबी हाल। उन्होंने गुजरात मॉडल पे एक किताब निकाली थी 2011-12 में। तब मैंने प्रोफेसर सूद से बड़ा लंबी बातचीत मेरी चली थी, क्योंकि हम गुजरात को करीबी से देख रहे थे और हमें पता था कि गुजरात मॉडल जो मीडिया ने इतना टटोला उसको, मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मगर टेलीविज़न चैनल्स ने भी उसको बिना क्रिटिकल अप्रेजल के साथ उसको बेचा, देश की सरकार के लिए मीडिया ने भी बेचा, आलोचना नहीं की। बिल्कुल आलोचना छोड़ो, दो राय भी नहीं रखी लोगों के सामने। और हमने शुरू से देखा था कि गुजरात मॉडल का मतलब था जॉबलेस ग्रोथ। हार्दिक पटेल जब 2015 में सरकार को 1 साल होके 1 साल 3 महीने हो जाते हैं, और 28 अगस्त का दिन मुझे याद था, मैं दिल्ली में थी, और वो 3 लाख पटेल नौजवानों के साथ अहमदाबाद की सड़कों पे ये दिखाने की कोशिश करता है कि गुजरात मॉडल का मतलब है कि पटेल नौजवान, पटेल जात में ऊपर ही है, नीचे नहीं है, उनको भी सही ढंग से रोज़गार नहीं मिला। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आज पूरे कॉर्पोरेटों के हाथ में है, और इसमें अच्छे वाले भी हैं, उन्होंने भी क्रिटिकल आई गुजरात मॉडल पे 2007 और 2014 के बीच में नहीं रखा, और मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था गुजरात मॉडल को देश के बेचने के। भारतीय जनता पार्टी भी अपने काम किया, पूंजीपतियों ने भारतीय जनता पार्टी को बैक किया। ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हम 5,000 करोड़ हमने स्पेंड किया,
2014 के इलेक्शन पे। अनऑफिशियल फिगर्स है कि 15,000 करोड़ स्पेंड किया, खर्चा किया। आज ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि इलेक्शन स्पेंडिंग पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि चाहे नोटबंदी हो या कुछ भी हो, फ़ायदा तो भारतीय जनता पार्टी को ही हुआ है, आम आदमी को नहीं हुआ। बनारस के हमारे काशी के हमारे वीवर्स को नहीं हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर को नहीं हुआ। तो ये अनक्रिटिकल जो सरकारें जो आपके सामने पेश करती हैं और अनक्रिटिकल इसको निगलने का काम और लोगों के सामने पिरोसने का काम जो मीडिया ने किया है गुजरात मॉडल को लेकर, इसीलिए देश ये बहुत बड़ा धोखा खा। जब गुजरात मॉडल की हम बात करते हैं तो तस्वीरें हमारे सामने आती हैं जब चाइना के बस स्टैंड को गुजरात का बस स्टैंड बताया गया और इसी तरह सिंगापुर के ब्रिज को वहाँ का ब्रिज बताया गया। उस समय देश में फेक न्यूज़ की एक नई शुरुआत हो रही थी जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था और धीरे धीरे ये फेक न्यूज़ का मॉडल डेवलपमेंट से चल के लोगों के धर्म जाति पर आ जाता है और ये बताया जाता है कि मुसलमान ऐसे हैं, दलित ऐसे हैं और इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाई जाती है जो बाद में 90% से ज़्यादा गलत निकलती है। तो 2014 से जो ये फेक न्यूज़ शुरू हुई थी और अब ये इस मुकाम पर पहुंच रही है कि इसको पढ़कर और देखकर लोगों को लिंच किया जा रहा है। तो इस फेक न्यूज़ के बारे में आप क्या कहेंगे और इस पर मीडिया की जो जिम्मेदारी है कि बड़े बड़े मीडिया जिन्हें आज गोदी मीडिया कहा जा रहा है वो बिना सोचे समझे इस तरह की खबरों को फैलाते हैं। देखिए, कल के डिस्कशन में आप भी हाजिर थे और हम भी थे। वहाँ पे टेलीविज़न चैनल की 2 हस्तियाँ बैठी थी। आशीष खेतान जैसा कोई था, प्रतीक सिन्हा भी था जो ऑल्ट न्यूज़ चलाते हैं, जो फेक न्यूज़ को बस्ट करने का काम कर रहे हैं। और वहाँ पे भी हमने ये बहस छेड़ी थी कि सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से फेक न्यूज़ एक भूत या एक शैतान बन के आया है, ऐसी बात नहीं है। हमारे बीच में एक संगठन है जो 1925 में स्थापित हुआ था और अभी 100 साल हो जाएंगे, जिसकी बुनियादी एक मंशा ये है कि झूठ को आप कैसे सच बनाओगे। मतलब झूठा इतिहास को फैलाना, अलग अलग कौम के बारे में झूठी चीज़ें बताना, जैसे इस्लाम के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के को संत बना देना, मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एनाइलेशन ऑफ कास्ट, रिडल्स इन हिंदुइज़्म, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, स्टेट एंड विमेन, इस तरह की किताबें नहीं बेचना, क्योंकि सबसे बड़ी कड़वी क्रिटिक जो बाबा साहब की थी उनके नज़रिए में वो हिंदू धर्म की जातिवाद से थी। और वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके बाबा साहब को सिर्फ एक संत बना देना, ये सब काम करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता जा रहा है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास पैसों की भी ताकत है, पैसों का बल है, और उनके पास एक मोदी जैसा जादूगर है जो ट्रोल आर्मी खड़ा कर सकता है, ट्रोल्स को फॉलो कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का भी गैर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए भयानक स्थिति ये है कि जो ज़मीनी स्तर पे एक अफवाहें फैलाने का काम और दंगे भड़काने का काम पहले ज़माने में होता था, आज मल्टीप्लाइड रूप से बहुत ही भयानक स्तर पे सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल होता है। कल मैं सुन रही थी गुरमेहर कौर की बात, कल मैं सुन रही थी शैला रशीद की बात, कल मैं सुन रही थी स्वाति चतुर्वेदी की बात। ऐसी महिला जो बड़े संजीदगी से अपनी बातें, पॉलिटिकल व्यूज़ रख रही हैं सोशल मीडिया पे, और इतनी घटिया चीज़ें उनके बारे में कही जाती है, क्योंकि न महिलाओं के लिए उनके लिए इज्जत है, न आज़ाद विचार के लिए। तो ये एक सोच विचारधारा है। मगर नौजवानों में नौजवान जो निकल के सवाल पूछ रहे हैं, उनको लेकर मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है कि मुझे लगता है कि ज़्यादा देर के लिए ये सरकार ये पूरे नौजवानों को ढकोसला नहीं दे पाएंगी। मगर फेक न्यूज़ को लेकर मैं इतना ही कहूँगी कि व्हाट्सएप को लेकर एक बीमारी ये देश में है। मुझे लगता है सारी दुनिया में व्हाट्सएप के गैर इस्तेमाल या इस्तेमाल, जैसे हिंदुस्तान में होता है, भारत में होता है, वैसे नहीं होता है। फॉरवर्ड करने से पहले जो वीडियो निकारागुआ में बना है और एक वहाँ पे बेहाल औरत को एक बेहाल ट्रीटमेंट दी जा रही, गैर ज़बान में आप फॉरवर्ड करके कहते हैं कि इस्लाम में बुर्का पहनी औरत के साथ ऐसा होता है, बहुत सारी झूठें फैलाई जा रही है। मुजफ्फरनगर की जनसंहार में इसी तरह झूठ फैला करके हिंसा हुई थी सितंबर 2013 में। तो जिम्मेदारी आपकी हमारी भी बढ़ती है, और मीडिया को मैं विनती करती हूँ कि चाहे वो टेलीविज़न चैनल हो या अखबार हो, कम से कम 1/4 की जगह आप रखिए जहाँ पे आप फेक न्यूज़ और अफवाहें को काउंटर करने का काम करते हैं।
रामचंद्र गुहा ने इस पर कहा है कि ये गिरफ्तारियां इसलिए करी गई हैं कि जो पूंजीपति हैं उनकी लूट का रास्ता आसान हो सके। गुजरात मॉडल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जीएसपीसी घोटाला हुआ, जिसको लेकर अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार आरबीआई के अगेंस्ट में चली गई है। और रामचंद्र गुहा कहते हैं कि पूंजीपतियों की लूट को आसान करने के लिए गिरफ्तारियां की गई हैं, क्योंकि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो आदिवासियों के लिए आवाज़ उठा रहे थे और ये वही आदिवासी हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनको हटाने के लिए ये सरकार पर आरोप है कि वो कार्रवाई कर रही है। तो क्या मैम आप मानती हैं कि ये सरकार पूंजीपतियों की सबसे करीबी सरकार है, क्योंकि रामचंद्र गुहा ने ये भी आरोप लगाया है। तो आप कैसे देखती हैं जिस तरह से अडानी का नाम, मुकेश अंबानी का नाम प्रधानमंत्री मोदी के साथ लगातार जोड़ा जा रहा है और उनसे जुड़े घोटालों पर सरकार कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, रामचंद्र गुहा जी ने कल जो रिएक्शन दिए थे एनडीटीवी पे, उसको सुनकर हम बहुत खुश भी हैं और सहमत भी हैं। बिल्कुल उनसे दो राय नहीं हो सकती कि चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे वो झारखंड का मामला हो, उत्तर प्रदेश में आज ज़मीन को लेकर एक बहुत तगड़ा जंग चल रहा है। सोनभद्र जंगल में चल रहा है, वहाँ पे भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी आदिवासी बहनों के साथ। हमारी 2 आदिवासी लीडर्स सुकालो और किस्मतिया 8 जून से जेल के अंदर बंद हैं। तो ये अलग अलग राज्यों में ये पूरा एक जंगल, ज़मीन और मिनरल्स के लिए आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। गोंड इलाका जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पे भी अडानी को 300 एकड़ ज़मीन देने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो ऐसे कोई इलाका नहीं है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहाँ पे खुली छूट पूंजीपतियों को नहीं दी जा रही है। बल्कि हम मानते हैं कि आपको याद होगा कि अक्टूबर 2014 में जब मोदी ने एक ऑर्डिनेंस लाना चाहा, लैंड रिफॉर्म्स, ज़मीन के कानून को उल्टाने के लिए, जो यूपीए 2 सरकार ने 2013 में वो कानून लाया था। वो कानून भी बहुत ओवरड्यू था। वो कानून में ग्राम सभा को अधिकार वगैरह दिया था। तो विपक्ष के साथ आने की वजह से वो उनको ये नहीं कर सके, ऑर्डिनेंस सेंट्रल लेवल पे नहीं ला सकते। हम लोगों ने ये काम करके देखा कि महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, राजस्थान ये और उत्तर प्रदेश, ये 5 बीजेपी के राज्यों ने स्टेट लेवल पे ऐसे कानून लाकर पूरे सेंट्रल का कानून पलटने का काम किया है। तो ये बिल्कुल सही है कि चाहे आप इंडियन रेलवेज देख लीजिए, एयर इंडिया देख लीजिए, हमारे जंगल ज़मीन देख लीजिए, हमारे मिनरल्स देख लीजिए। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि हिंदू मुसलमान, जैसे रवीश कुमार कहते रहते हैं कि हिंदू मुसलमान बाइनरी बार बार लोगों के सामने लाकर ये मेन एजेंडा को हटाने का काम ये सरकार कर रही है, जो पूंजीपति का काम है कि ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज टू प्राइवेट कैपिटल। तो ये थी तीस्ता सतलवान जिनसे हमने बात की और इन्होंने पूरी तरह से साबित कर दिया कि जो गुजरात मॉडल था वही आज पूरे देश में लागू है। वहाँ भी उसी तरह की गिरफ्तारियाँ हो रही थी जैसे आज देश में हो रही हैं। उसी तरह का कॉरपोरेट नेक्सस वहाँ की सरकार के बीच था जो आज यहाँ सरकार पर दिख रहा है। और इसी तरह की चीज़ सरकार की तरफ से कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ हो रही थी जो आज हो रही है। मैं हूँ अदनान अली, बोलता हिंदुस्तान के साथ। धन्यवाद।